एक फैक्ट सुनो दैट मेक्स एब्सोल्युटली नो सेंस। एक 1000 करोड़ की बॉलीवुड ब्लॉकबस्टर को पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट ने ऑफिशियली बैन कर दिया, ये बोल के कि ये नेकेड एंटी पाकिस्तानी प्रोपोगेंडा है। लेकिन रिलीज़ के बस कुछ ही हफ्तों के अंदर ये फिल्म पाकिस्तान के अंदर इलीगली 20 लाख बार डाउनलोड हुई। लेकिन मिस्ट्री और भी डीप होती है। बॉर्डर के उस पार जो लोग इसे देख रहे थे वो पुतले नहीं जला रहे थे, वो इसकी तारीफ कर रहे थे। कराची और बलूचिस्तान के व्यूअर्स ने ऑनलाइन आकर फिल्म को अपलोड किया क्योंकि इसने लियारी गैंग वॉर की ब्रूटल सप्रेस रियलिटी और रहमान द कैट जैसे फिगर को उनके अपने मीडिया से कहीं बेटर दिखाया था। इस कॉग्निटिव डिसोनेंस पर ध्यान दो। ब्लैक होम इन इंडिया लेगेसी फिल्म क्रिटिक्स का एक इकोसिस्टम मेल्टडाउन हो रहा था, जो इस मूवी को एक डेंजरस हिंदुत्व फैंटेसी और इस्लामोफोबिक प्रोपोगेंडा बुला रहे थे। लेकिन वहीं लोग जिन्हें सपोजिडली विलीफाई किया गया था वो इसे एक हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्री की तरह ट्रीट कर रहे थे। और कहानी सिर्फ क्रॉस बॉर्डर नहीं है। इंडियन थिएटर्स में ऑडियंस ने एक ऐसे सीन को स्टैंडिंग ओवेशन दिया जिसने 2016 डीमोनेटाइजेशन को, जिस पर बायपार्टीसन कॉन्सिक्वेंसेस था कि ये फेलियर था, एक फ्लॉलेस मास्टर शो की तरह रीराइट कर दिया, जिसने 60,000 करोड़ के ISI फेक करेंसी नेटवर्क को डिस्ट्रॉय कर लिया था। आज हम डिकोड करने वाले हैं कि कैसे धुरंधर फ्रेंचाइज ने न सिर्फ बॉक्स ऑफिस रिकॉर्ड शैटर किए बल्कि असर्टिव इंडियन सॉफ्ट पावर का एक नए एरा को इंजीनियर किया है, ये प्रूव करते हुए कि सबसे डेंजरस पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा एक ब्रिलियंटली क्राफ्टेड 4 आवर सिनेमैटिक स्पेक्टिकल होता है। धुरंधर और इसका सीक्वल सिर्फ 1000 करोड़ क्रॉस करने वाली मास एक्शन मूवी नहीं है। अंडर द सरफेस ये एक मैसिव कल्चरल और जियोपॉलिटिकल रीसेट की कहानी है। एक बैटल जिसमें एक न्यूली एग्रेसिव इंडियन स्टेट, एक कोलैप्सिंग लेगेसी मीडिया इकोसिस्टम और एक शिफ्टिंग सॉफ्ट पावर नैरेटिव इन्वॉल्व है। ओल्ड स्कूल सेक्युलरिज्म को एक्सप्लिसिटली एक मस्कुलर अनएपोलोजेटिक नेशनलिज्म से रिप्लेस किया जा रहा है। ये मेरा प्रॉमिस है आपसे, इस वीडियो के एंड तक आपका सिनेमा देखने का नज़रिया बदल जाएगा। आप समझोगे कि कैसे रियल हिस्टोरिकल ट्रॉमा को ब्लॉकबस्टर एंटरटेनमेंट में वेपनाइज किया जाता है और कैसे डिवास्टेटिंग डोमेस्टिक पॉलिटिक्स को नेशनल सिक्योरिटी मास्टर स्ट्रोक की तरह लॉन्डर किया जाता है। एज अ यंग एजुकेटेड इंडियंस हमें लगता है कि हम ब्रेन वॉशिंग से इम्यून हैं, लेकिन जब एक स्लिक पल्स पॉन्डिंग थ्रिलर आपको एग्जैक्टली ये बताता है कि आपको अपनी हिस्ट्री, अपनी पॉलिटिक्स और अपने आसपास के लोगों के बारे में कैसा फील करना चाहिए, तो आपकी पब्लिक मेमोरी को एक्टिवली इंजीनियर किया जा रहा है। ये स्टोरी सिर्फ एक फिक्शन स्पाई की नहीं है, ये न्यू इंडिया की रियलिटी की कहानी है। तो आइए डीप डाइव करते हैं। द धुरंधर फिनोमिना को समझने के लिए हमें ग्राउंड जीरो से स्टार्ट करना पड़ेगा। मार्च 19, 2026 मुंबई जैसे सिटीज़ में फ़ैन सुबह के 2 बजे उठ रहे थे ताकि सूरज निकलने से पहले ही थिएटर पैक कर सके। 229 मिनट्स के रन टाइम और एक्सट्रीम वॉयलेंस के लिए रेस्ट्रिक्टेड A सर्टिफाइड होने के बावजूद धुरंधर 2 द रिवेंज ने कुछ ऐसा किया जो स्टैटिस्टिकली इम्पॉसिबल माना जाता था। इसने जवान और एनिमल जैसे ब्लॉकबस्टर्स के ओपनिंग डे रिकॉर्ड शैटर कर दिए, अपने वेरी फर्स्ट डे पर 100 करोड़ से ज़्यादा कमा के। सोशल मीडिया पर ऑडियंस कम्प्लीटली ऑब्सेस्ड थे। पीक डिटेलिंग का एक मैसिव ट्रेंड वायरल हो गया, जहां फैंस ने डायरेक्टर आदित्य धर के फ्रेम्स को फॉरेंसिकली पॉज और डायसेक्ट किया और फिल्म को एक सिनेमैटिक मास्टरपीस बोलकर प्रेज किया। बॉक्स ऑफिस और पब्लिक यूफोरिया देखे तो ऐसा लग रहा था जैसे इंडियन सिनेमा ने फाइनली एक अनडिस्प्यूटेड यूनिवर्सली लव्ड एपिक प्रोड्यूस कर दी है। लेकिन ये सिर्फ सरफेस था। बिहाइंड द सीन्स इंडियन सिनेमा के ट्रेडिशनल गेटकीपर्स एक एब्सोल्यूट अनप्रेसिडेंटेड इकोसिस्टम मेल्टडाउन एक्सपीरियंस कर रहे थे। जबकि मासेस इस फिल्म को एक फेस्टिवल की तरह ट्रीट कर रहे थे, एलिट क्रिटिकल इकोसिस्टम इसे टीयर्स टू श्रेड कर रहे थे। वेटरन फिल्म जर्नलिस्ट अनुपमा चोपड़ा ने द हॉलीवुड रिपोर्टर इंडिया पर एक 6 मिनट रिव्यू पोस्ट किया, जिसमें उन्होंने फिल्म को टॉक्सिक मस्कुलिनिटी, जिंगोइज्म और एंटी पाकिस्तानी रिटोरिक से फ्यूल एक टफ सिट लेबल किया। लेकिन चोपड़ा अकेली नहीं थी। द वायर के लिए लिखते हुए तत्सम मुखर्जी ने एक स्कैथिंग पीस पब्लिश किया, जिसमें फिल्म को एक साइकोफेंटिक ऑडियंस के लिए डिज़ाइन किया गया PR जॉब फॉर नरेंद्र मोदी बुलाया। द हिंदूज तो एक स्टेप आगे निकल गया, मूवी को पार्टी एजेंडा ब्रेजिंगली पैक्ड एज नेशनलिज्म डिस्क्राइब करते हुए। तो यहाँ $multi-million क्वेश्चन ये है, एक वेल क्राफ्टेड स्पाई थ्रिलर ने लेगेसी मीडिया आउटलेट्स के बीच इतना एक्सट्रीम विसरल पैनिक क्यों ट्रिगर किया?
इसका आंसर छुपा है कैसे आदित्य धर ने अपने सिनेमैटिक यूनिवर्स बिल्ड किया। उन्होंने एक जेनरिक इंडियन पाकिस्तानी स्क्रिप्ट नहीं लिखी, उन्होंने फॉरेंसिक रियलिज्म को वेपनाइज किया। फिल्म एक डिस्क्लेमर के साथ आती है कि ये इंस्पायर्ड बाय ट्रू इवेंट्स है और नॉट अ डॉक्यूमेंट्री, लेकिन फिर ये एक्चुअल डॉक्यूमेंटेड जियोपॉलिटिकल ट्रॉमा को यूज़ करके सिस्टमेटिकली ऑडियंस के फिक्शन रेडार को बाईपास करती है। इस फ्रेंचाइज की नरेटिव स्पाइन 1999 IC-814 हाईजैक, 2001 पार्लियामेंट अटैक और 26/11 मुंबई टेरर अटैक पर बिल्ड की गई है। अर्जुन रामपाल का टेरिफाइंग एगोनिस्ट मेजर इकबाल रियल लाइफ पाकिस्तानी स्पेशल फोर्सेस ऑपरेटर और फियर्ड अलकायदा जिहादी इलियास कश्मीरी पर हेविली मॉडल्ड है। आर माधवन का कैरेक्टर डायरेक्टर ऑफ इंटेलिजेंस ब्यूरो इंडिया के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र अजीत डोवाल का एक डायरेक्ट अनडिनाइबल सरोगेट है, लेकिन डायरेक्टर एक मैसिव साइकोलॉजिकल लाइन क्रॉस करते हैं जब वो इंडियन सॉइल पर हुए एक्चुअल टेरर अटैक की रियल टाइम इंटरसेप्टेड ऑडियो और रिकॉर्डिंग यूज़ करते हैं और उन्हें स्लिक फिक्शनलाइज्ड हाइपर मैस्कुलिन रिटेलिएशन के साथ स्प्लाइस करते हैं। जैसे जियोपॉलिटिकल एनालिस्ट नोट करते हैं कि ये फिल्म ट्रांसलूसेंस ऑफ फैक्ट एंड फिक्शन क्रिएट करती है, जिसे एक एवरेज व्यूअर के लिए ये डिस्टिंग्विश करना नियरली इम्पॉसिबल हो जाता है कि कहाँ डॉक्यूमेंटेड हिस्ट्री ख़त्म होती है और कहाँ स्टेट प्रोपेगेंडा शुरू होता है। इस इकोसिस्टम मेल्टडाउन का रियल रीज़न सिर्फ एक मूवी रिव्यू के बारे में नहीं है, ये इस बात का रियलाइजेशन है कि ट्रेडिशनल आर्बिटर्स ऑफ टेस्ट ने अपनी कल्चरल अथॉरिटी खो दी है। धुरंधर ने अर्बन क्रिटिकल डिस्क्लोजर और मास ऑडियंस की एपेटाइट के बीच एक वाइडनिंग अनब्रिजेबल गल्फ एक्सपोज कर दिया। डेकेड्स तक बॉलीवुड के एलिट ने क्रॉस बॉर्डर ब्रदरहुड का एक नेहरूवियन सॉफ्ट सेक्युलर नैरेटिव प्रमोट किया, लेकिन धुरंधर ने प्रूव कर दिया कि आज की ऑडियंस एक्टिवली एक असर्टिव मस्क्यूलर रियलिज्म डिमांड करती है और उन्हें अब फ़र्क नहीं पड़ता अगर लेगेसी क्रिटिक्स इसे इस्लामोफोबिक या जिगोनास्टिक बुलाते हैं। बॉक्स ऑफिस ने अपना फैसला सुना दिया है। अगर इंडियन लिबरल्स इस फिल्म को एंटी पाकिस्तानी प्रोपेगेंडा बोलकर फ्यूरियसली अटैक कर रहे हैं तो एक्चुअल पाकिस्तानी ने कैसे रिएक्ट किया? जब हम बॉर्डर के उस पार देखते हैं तो रियलिटी इतनी बिजार है कि वो इस पूरे नैरेटिव को शैटर कर देती है। जब ऑडियंस थिएटर में गए उन्होंने एक स्टैंडर्ड बॉलीवुड स्पाई थ्रिलर एक्सपेक्ट किया था, जैसे पठान या टाइगर, जहां एक अकेला इंडियन हीरो कॉमिक बुक विलेंस को डिसमेंटल करता है। लेकिन आदित्य धर ने यहाँ कम्प्लीटली अलग गेम खेला। उन्होंने कोई फिक्शनल इविल इन्वेंट नहीं किया, इंस्टेड उन्होंने अपनी स्टोरी को लियारी में ग्राउंड किया। हिस्टोरिकली मदर ऑफ कराची के नाम से नोन ये वर्किंग क्लास बलोच डोमिनेटेड सेटलमेंट पाकिस्तान का सबसे ब्रूटल अर्बन गैंग वॉर्स का एक्चुअल एपिसेंटर था। यहाँ एंट्री होती है सरदार अब्दुल रहमान बलोच की, रहमान डकैत, जिसे अक्षय खन्ना ने चिलिंगली स्वैगर के साथ प्ले किया है। ऑडियंस को उनकी लार्जर देन लाइफ एंट्री बहुत पसंद आई, लेकिन उसके पीछे की रियलिटी एक्चुअली हॉरिफाइंग है। असली रहमान एक एक्सटॉर्शनिस्ट था जिसने रिपोर्टेडली एक डोमेस्टिक डिस्प्यूट के दौरान अपनी खुद की मां को मार दिया था। फिर भी उसे एक रॉबिन हुड इमेज कल्टीवेट की, सोशल वेलफेयर प्रोवाइड करके, स्कूल बनवाकर और पीपल्स अमन कमेटी क्रिएट करके एक ऐसे नेबरहुड में जिसे स्टेट ने लार्जली नेग्लेक्ट कर दिया था। 2009 के पुलिस एनकाउंटर में उसकी डेथ दिखाते हुए धर कोई ड्रामेटिक गैंगस्टर एग्जिट इन्वेंट नहीं कर रहे थे, वो पाकिस्तान के न्यूज़पेपर्स की एक वेरीफाइड हेडलाइंस को रिकंस्ट्रक्ट कर रहे थे। गैंग्स को टेक ऑन करने के लिए फिल्म एसपी चौधरी असलम को इंट्रोड्यूस करती है, पोर्ट्रेट बाय संजय दत्त एज अ बैडएस एनकाउंटर स्पेशलिस्ट। असली असलम ने 2012 लियारी ऑपरेशंस को लीड किया था और वो अपनी एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग्स के लिए नोटोरियस था। उसका अल्टीमेट फेट ही उसकी इंक्लूजन को इतना पावरफुल बनाता है। असली असलम ने 9 असैसिनेशन अटेम्प्ट सर्वाइव किए थे बिफोर फाइनली बीइंग किल्ड इन ए सुसाइड कार बॉम्बिंग ऑन जनवरी 9, 2014, जिसे तहरीक आए तालिबान पाकिस्तान ने क्लेम किया था। लेकिन धर सिर्फ लोकल गैंग वॉर्स पर नहीं रुकते, वो इस माफिया स्ट्रक्चर को डायरेक्टली इंटरनेशनल टेररिज्म से लिंक करते हैं। मेजर इकबाल का कैरेक्टर एक कंपोजिट है हेविली मॉडल्ड ऑन इलियास कश्मीरी, एक फॉर्मर पाकिस्तानी स्पेशल सर्विस ग्रुप कमांडो जिसने सोवियत अफगान वॉर में फाइट किया था, जहां उसने अपनी एक आंख और एक इंडेक्स फिंगर लूज कर दी थी।
ईयर 2000 में उसने रिपोर्टेडली लाइन ऑफ कंट्रोल क्रॉस किया और बाहू साहेब मारुति तालेकर नाम के एक 24 ईयर ओल्ड इंडियन आर्मी सोल्जर को बीहेड कर दिया और उस सर्व्ड हेड को देन आर्मी चीफ जनरल परवेज़ मुशर्रफ को प्रेजेंट किया, जिसके लिए उसे 1 लाख रिवॉर्ड मिला था। कश्मीरी आगे चल के 2008 मुंबई अटैक का एक की ऑपरेशनल कमांडो बना बिफोर डाइंग इन अ 2011 यूएस ड्रोन स्ट्राइक। ये मूवी रियल 2611 ऑडियो इंटरसेप्ट्स यूज़ करती है, जहां टेररिस्ट को इंस्ट्रक्ट किया जाता है, डोंट स्पेयर एनी ज्यूज और फॉरेनर्स इन द रूम, दे आर ऑल इनफिडल्स। ये 1999 IC 814 हाईजैक को रिवाइव करती है, जिसमें ज़हूर मिस्री जैसे कैरेक्टर फीचर करते हैं, जो एक रियल हाईजैकर थे और जिसने एक्चुअली 2022 में कराची के अंदर अननोन गनमैन ने असासिनेट किया था। यहाँ पर धुरंधर का जीनियस और डेंजर छुपा है। ये फिल्म उस कैटेगरी में आती है जिसे राइटर देश कपूर फैक्ट्स और हॉरर जेनर बोलते हैं, जहाँ फिल्म एक फॉरेंसिक रिकंस्ट्रक्शन रूटेड इन टेस्टिमोनी, डॉक्यूमेंटेशन, द पब्लिक रिकॉर्ड्स की तरह फंक्शन करती है। एक फिक्शनल स्पाई को वेरीफाइड हिस्टोरिकल एट्रोसिटी के ऊपर लेयर करके ये फिल्म लिटरली आपके क्रिटिकल फिल्टर्स को बाईपास कर देती है। आप फिक्शन को क्वेश्चन करना बंद कर देते हो क्योंकि उसके आसपास के फैक्ट्स अनडिनाएबली और टेरिफाइंगली रियल हैं। आप बेसिकली कोई मूवी नहीं देख रहे हो, आप एक नेशनल ट्रॉमा को लाइव कर रहे हो। वेरीफाइबल फॉरेन टेरर फैक्ट्स को वेपनाइज करके एक ब्लॉकबस्टर स्पाई थ्रिलर क्रिएट करना एक बात है, लेकिन क्या होगा जब यही फॉरेंसिक रियलिज्म फार्मूला डोमेस्टिक पॉलिटिक्स पर अप्लाई किया जाए। नेक्स्ट हम डिकोड करते हैं कि कैसे एक इकोनॉमिक ब्लंडर जिसने इंडिया को पैरालाइज कर दिया था, उसे सिनेमा वॉश करके पाकिस्तान के अगेंस्ट एक स्ट्रेटेजिक मास्टर स्ट्रोक बना दिया गया। 26/11 एक ऐसा वुंड है जो हर इंडियन कैरी करता है और हिस्ट्री एग्जैक्टली रिकॉर्ड करती है कि इसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल था, पाकिस्तानी लश्कर तैयबा टेररिस्ट जैसे अजमल कसाब। लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक मैसिव पॉलिटिकल इकोसिस्टम ने इस रियलिटी को एक्टिवली रीराइट करने की कोशिश की थी जब आग अभी भी जल रही थी। कसाब को इंटरनेशनली एक हिंदू सेक्रेट थ्रेड कलावा पहनाकर भेजा गया था ताकि इस हॉरिफिक एक्ट को हिंदू टेरर के एक्ट की तरह प्रोजेक्ट किया जा सके। जब मुंबई अंडर सीज था, यूपीए एरा पॉलिटिकल इस्टेब्लिशमेंट के कुछ सेक्शंस एलिजिबली ब्लेम को मिसडायरेक्ट करने में बिजी थे। कांग्रेस लीडर दिग्विजय सिंह ने तो अजीज़ बर्नी के बुक लॉन्च में पार्टिसिपेट किया था, जिसने नोटोरियसली 26/11 अटैक को एक आरएसएस कॉन्स्पिरेसी लेबल किया था। पाकिस्तान की इन्वॉल्वमेंट का ट्रुथ अनडिनाइबली सिर्फ इसलिए इमर्ज हुआ क्योंकि कसाब जिंदा पकड़ा गया था। धुरंधर ऑडियंस को ये भूलने नहीं देती। फिल्म में आईबी डायरेक्टर अजय सान्याल को पैरालाइज दिखाया गया है, आईएसआई से नहीं बल्कि अपने ही गवर्नमेंट के वीक नीड रिस्पॉन्स से। मूवी एक्सप्लिसिटली यूपीए एडमिनिस्ट्रेशन को कॉम्प्रोमाइज़ डिपिक्ट करती है, जिसमें एक चिलिंग सब प्लॉट है जहां एक यूनियन मिनिस्टर और उसका बेटा 2005 के एक पाकिस्तानी काउंटरफिट करेंसी रैकेट की एक्टिवली एड करता है। ये हवा में बनाई हुई फिक्शन नहीं थी। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने एक्सटेंसिवली डॉक्यूमेंट किया था आईएसआई का रोल इन फनलिंग फेक इंडियन करेंसी नोट्स थ्रू आउट ट्रेडिशनल सिंडिकेट्स, जिन्हें खनानी ब्रदर्स रन करते थे। फिल्म में सान्याल एक्सप्लिसिटली स्टेट करते हैं कि इंडिया का रियल एनिमी विद इन है, एक फेमिलियर फार राइट ट्रोप जो उस टाइम के डोमेस्टिक पॉलिटिक्स ट्रॉट को पॉइंट करता है। सिस्टमैटिक करप्शन से फ्रस्ट्रेट होकर उस टाइम इस टेरर फंडिंग नेटवर्क के एविडेंसेस को प्रिजर्व करते हुए दिखाया गया है, एक ऐसा फ्यूचर पॉलिटिशियन का वेट करते हुए जिसमें एक्चुअली एक्ट करने की स्पाइन हो। और यहीं पर फिल्म अपना सबसे बड़ा नैरेटिव बॉम्ब ड्रॉप करती है। फास्ट फॉरवर्ड टू नवंबर 8, 2016। रियल वर्ल्ड में डिमोनेटाइजेशन एक ऐसा इकोनॉमिक इवेंट था जिसे वर्किंग क्लास पर डिवास्टेशन के लिए हैविली क्रिटिसाइज किया गया था। आरबीआई डेटा ने बाद में रिवील किया कि 99.3% डिमोनेटाइज करेंसी सिंपली बैंकिंग सिस्टम में वापस आ गई थी, लेकिन धुरंधर टू डोमेस्टिक पॉलिसी लॉन्ड्रिंग में एक मास्टर क्लास एग्जीक्यूट करती है, पीएम नरेंद्र मोदी के नेशनल एड्रेस की रियल आर्काइव फुटेज यूज़ करके। फिल्म नोटबंदी को रेडिकली एक फ्लॉलेस स्ट्रेटेजिक मास्टर स्ट्रोक की तरह रिफ्रेम करती है। मूवी के लॉजिक के अकॉर्डिंग डिमोनेटाइजेशन वो अल्टीमेट कोवर्ट वेपन था जिसने 60,000 करोड़ के आईएसआई फेक करेंसी नेटवर्क को डिसमेंटल कर दिया, क्रॉस बॉर्डर टेरर फंडिंग को ओवरनाइट ड्राई अप कर दिया और अनाउंसमेंट के शॉर्टली बाद जावेद खनानी के रियल लाइफ सुसाइड को ट्रिगर किया। ये कंडीशनिंग इतनी इफेक्टिव थी
जबकि इंडिया भर में थिएटर ऑडियंस ने एक ऐसे इकोनॉमिक पॉलिसी के लिए विसल और चीयर में इरप्ट कर दिया जिस पर हिस्टोरिकली फेलियर के बायपार्टीसन कॉन्सिक्वेंसेस था। ये वो रीज़न है कि क्यों ट्रेडिशनल लिबरल इकोसिस्टम का इस फ्रेंचाइज पर कंप्लीट मेल्टडाउन हो गया। धुरंधर सिर्फ पाकिस्तानी टेररिस्ट को टारगेट नहीं करती, ये यूपीए एरा लेगेसी को डिसमेंटल करने के लिए हिस्ट्री को एक्टिवली वेपोनाइज करती है, इम्प्लाई करते हुए कि अगर आप किसी ऐसी पॉलिटिकल पार्टी से बिलोंग करते हैं जो बीजेपी को अपोज करती है तो आप फॉरेन टेरर फंडिंग में कंप्लिसिट हैं। ये मासेस को बताती है कि प्रीवियस इस्टेब्लिशमेंट उनकी सफरिंग की आर्किटेक्ट थी और सिर्फ एग्रेसिव न्यू इंडिया ही उन्हें प्रोटेक्ट कर सकती है। लेकिन यहाँ एक और बहुत बड़ा सिस्टम लेवल सवाल उठता है। जब एक 1000 करोड़ की ब्लॉकबस्टर एक नेशन को स्टेट स्पॉन्सर्ड असैसिनेशन को अपलॉड करने के लिए कंडीशन करती है और डोमेस्टिक अपोजिशन को इंटरनल एनिमीज फ्रेम करती है, तो उस सिटीजन की साइकी का क्या होता है? क्या हम बस एक एक्शन मूवी देख रहे हैं या हम एक नई तरह के वॉयलेंस के लिए प्रिपेयर किया जा रहा है? या फिर फराह खान की मैं हूं ना याद कीजिए। इस फिल्म ने इंडिया और पाकिस्तान के बीच एक कंप्लीट फॉल्स इक्विवेलेंस क्रिएट किया, जहां अल्टीमेट टेररिस्ट एक एक्स ऑफिसर ऑफ द इंडियन आर्मी था और क्योंकि इसे कैची म्यूजिक और शाहरुख खान के चार्म के साथ पैकेज किया गया था, क्रिटिक्स ने इसे फन और प्रोग्रेसिव बोला। डेकेड्स तक हिंदी फिल्म इंडस्ट्री ने क्रॉस बॉर्डर ब्रदरहुड का ये सॉफ्ट सेक्युलर नैरेटिव पेडल किया, पाकिस्तान को एक मिसअंडरस्टूड नेबर की तरह प्रेजेंट करते हुए, जबकि आईएसआई के डॉक्यूमेंट्स ब्लीड इंडिया विद 1000 कट्स पॉलिसी की रियलिटी को क्वाइटली इग्नोर कर दिया गया। ये नैरेटिव का डबल स्टैंडर्ड तब एक्सपोज होता है जब हम लेगेसी क्रिटिक्स के रिएक्शन देखते हैं। हैदर को ही देख लो, इस फिल्म ने कश्मीर में इंडियन आर्मी को डिसअपीयरेंस और टॉर्चर की एक मशीन की तरह पोर्ट्रे किया, जबकि कश्मीरी पंडित के हॉरिफिक रियल लाइफ एक्सोडस को प्रैक्टिकली इरेज कर दिया। क्या क्रिटिक्स ने इसे प्रोपोगेंडा बोला? नहीं, उन्होंने बोल्डनेस और करेज के लिए मेडल्स बांटे क्योंकि इसने सक्सेसफुली इंडियन स्टेट को विलीफाई किया था। और फिर आदित्यधर धुरंधर रिलीज़ करते हैं। वो कार्टूनिश विलेंस इन्वेंट नहीं करते, वो मेटिकुलसली 1999 कंधार हाईजैकिंग और 2001 पार्लियामेंट अटैक को रिकंस्ट्रक्ट करते हैं। वो 26/11 मुंबई अटैक की टेरिफाइंग रियलिटी दिखाते हैं, ओपनली पाकिस्तानी स्टेट्स और जिहादी नेटवर्क्स को परपिटेटर्स की तरह नेम करते हुए, और सडनली एग्जैक्टली वही सेम क्रिटिकल इकोसिस्टम एक कंप्लीट मेल्टडाउन एक्सपीरियंस करते हैं। जिगोनिज्म, इस्लामोफोबिया चिल्लाने लगते हैं। जैसे जियोपॉलिटिकल एनालिस्ट देश कपूर ने दृष्टिकोण में इसे ब्रिलियंटली ब्रेक डाउन किया। अ फिल्म दैट फोरग्राउंड स्टेट अब्यूज अगेंस्ट मुस्लिम इज वाइडली प्रेज्ड एज मॉरली सीरियस। अ फिल्म दैट फोरग्राउंड्स पंडित सफरिंग और पाकिस्तानीज डीप स्टेट जिहाद इज रैपिडली लेबल्ड हिंदुत्व प्रोपेगेंडा। धुरंधर के खिलाफ ये आउटरीच इसलिए नहीं है क्योंकि ये झूठ बोलती है, ये आउटरीच इसलिए है क्योंकि इसने एक डेकेड लॉन्ग कोड ऑफ साइलेंस को शैटर कर दिया है। बहुत लंबे टाइम तक बॉलीवुड ने एक आइडियोलॉजिकल एपरेटस की तरह फंक्शन किया जिसने सिस्टमेटिकली हिंदू और इंडियन ट्रॉमा को इरेज कर दिया ताकि एक फेक मल्टीप्लेक्स फ्रेंडली अमन की आशा मैन्युफैक्चर की जा सके। ये लेगेसी क्रिटिक्स सिनेमैटिक आर्ट को डिफेंड नहीं कर रहे हैं, वो इंडियन पब्लिक की मेमोरी पर अपनी लॉस्ट मोनोपोली को डिफेंड कर रहे हैं। धुरंधर सिनेमा का एक नए जेनर से बिलोंग करती है, फैक्ट्स आर हॉरर जेनर। ये ऑडियंस को उस अनकंफर्टेबल ट्रूथ से कन्फ्रंट करने पर फोर्स करती है कि क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म सिर्फ एक मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं है, ये एक स्टेट स्पॉन्सर्ड इंडस्ट्री है। यही रीज़न है कि धुरंधर एक कल्चरल अर्थक्वेक है। ये प्रूव करता है कि बॉलीवुड का अपना ही ऑडियंस को गैसलाइट करने का एरा अब ओवर हो चुका है। लेकिन दोस्तों, ये हमें एक मैसिव सिस्टमैटिक क्वेश्चन पर लाता है। अगर पुराना सॉफ्ट सेक्युलर बॉलीवुड इकोसिस्टम कम्प्लीटली डिसमेंटल हो चुका है तो उसकी जगह क्या ले रहा है? क्या हम फाइनली स्क्रीन पर अनवैनिश ट्रूथ देख रहे हैं या हम सिर्फ पुराने प्रोपेगेंडा को एक डेंजरसली न्यू मेजॉरिटेरियन ब्रेन वॉशिंग से ट्रेड कर रहे हैं? जब हम सॉफ्ट पावर की बात करते हैं, दिमाग में सबसे पहले क्या आता है? पिछले 70 साल से इसका अनडिस्प्यूटेड आंसर हॉलीवुड था। अमेरिकन सिनेमा ने सिर्फ दुनिया को एंटरटेन नहीं किया, इसने अल्टीमेट जियोपॉलिटिकल लेबोरेटरी की तरह फंक्शन किया। अमेरिकन ड्रीम, इंडिविजुअलिज्म, लिबर्टी और परस्यूट ऑफ हैप्पीनेस को एक्सपोर्ट करते हुए वेस्टर्न सिनेमा ने हमेशा स्टेट इंटरेस्ट को मास एंटरटेनमेंट के साथ मर्ज किया है। चाहे वो टॉप गन हो जो एसेंशियली यूएस मिलिट्री के लिए एक रिक्रूटमेंट एडवर्ट की तरह फंक्शन करता है, या ज़ीरो डार्क 30 जिसने अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी को जस्टिफाई करने के लिए CIA के बिन लादेन हंट को ड्रामेटाइज किया। और इस दौरान इंडिया क्या कर रहा था?
हमारा पुराना सॉफ्ट पावर स्ट्रिक्टली नेहरूवियन सॉफ्ट सेक्युलरिज्म तक कन्फाइंड था। योगा, क्लासिकल म्यूजिक और बॉलीवुड के रोमांटिसाइज्ड अमन की आशा नैरेटिव्स जो क्रॉस बॉर्डर ब्रदरहुड को सेलिब्रेट करते थे। धुरंधर और इसके सीक्वल ने प्रूव कर दिया है कि ये एरा अब ऑफिशियली डेड है। द धुरंधर फिनोमिना एक हाईली इंजीनियर्ड मल्टी बिलियन डॉलर कल्चरल शिफ्ट का वैनगार्ड है। 2025 में इंडियन डोमेस्टिक बॉक्स ऑफिस ने हिस्टोरिक माइलस्टोन क्रॉस किया, 13,000 करोड़ थ्रेशोल्ड। लेकिन इस नंबर के पीछे एक बड़ा स्ट्रक्चरल शिफ्ट छुपा है। 2024 तक ट्रेडिशनल हिंदी सिनेमा का शेयर डोमेस्टिक मार्केट में गिरकर सिर्फ 40% रह गया था, जिसमें साउथ इंडियन रीजनल इंडस्ट्रीज टोटल रेवेन्यू का मैसिव 60% ड्राइव कर रही थी। आदित्य धर ने इस फ्रेगमेंटेशन को रिकॉग्नाइज किया। उन्होंने सिर्फ एक हिंदी स्पाई थ्रिलर नहीं बनाई, उन्होंने एक पैन इंडिया स्पेक्टिकल क्राफ्ट किया जिसने एक लिंग्विस्टिकली डिवाइडेड डोमेस्टिक मार्केट को एक मस्कुलर नेशनलिस्ट अम्ब्रेला के अंडर यूनाइट कर दिया। लेकिन किसी भी सॉफ्ट पावर वेपन का ट्रू टेस्ट उसकी हॉस्टाइल टेरिटरी को पेनिट्रेट करने की एबिलिटी होता है। हार्वर्ड पॉलिटिकल साइंटिस्ट जोसेफ नाई, जिन्होंने इस कॉन्सेप्ट को कॉइन किया था, उन्होंने सॉफ्ट पावर को एक नेशंस एबिलिटी डिफाइन किया था कि वो अट्रैक्शन के थ्रू ग्लोबल बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करे। नाई की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग धुरंधर एक जियोपॉलिटिकल मास्टर स्ट्रोक है। जहां हॉलीवुड इंडिविजुअलिज्म बेचता है, वहीं इंडियन सिनेमा अब कम्युनल इंटीग्रिटी और असर्टिव रियलिज्म को एक्सपोर्ट कर रहा है। एक नैरेटिव शिफ्ट जो ग्लोबल साउथ के साथ डीपली रेजोनेट करता है। इस वेपन की इफेक्टिवनेस का अल्टीमेट प्रूफ इसके सबसे बड़े पैराडॉक्स में छुपा है। धुरंधर को 6 गल्फ कॉरपोरेशन काउंसिल्स और पाकिस्तान में ऑफिशियली बैन कर दिया गया था। फिर भी कुछ ही हफ्तों में इसने पाकिस्तान के डिजिटल स्पेस को डोमिनेट किया। 2 मिलियन पायरेटेड डाउनलोड्स और बलोच और कराचाइट व्यूअर्स से लियारी गैंग वॉर्स की ऑथेंटिक डिपिक्शन के लिए वाइड स्प्रेड प्रेस। जब आपका स्टेटेड जियोपॉलिटिकल एनिमी आपके स्टेट अलाइन नैरेटिव को एंटरटेनमेंट के लिए कंज्यूम करने लगता है, तो आपने सिर्फ एक मूवी नहीं बनाई, आपने कल्चरल हेमोलॉजी अचीव कर ली है। ये फ्रेंचाइज प्रूव करती है कि इंडियन सिनेमा ने फंडामेंटली एपोलॉजेटिक होना बंद कर दिया है। इसने इंडिया और पाकिस्तान के स्टेट मशीनरी के बीच फॉल्स मल्टीप्लेक्स्ड फ्रेंडली इक्विवेलेंस क्रिएट करने की ओल्ड हैबिट को अबैंडन कर दिया है। फॉर्मर फॉरेन सेक्रेटरी निरुपमा राव जैसे लेगेसी डिप्लोमेट्स इन फिल्म्स में डिप्लोमेटिक एम्बिग्विटी के लॉस को पब्लिकली लेमेंट कर सकते हैं, लेकिन मासेस और बॉक्स ऑफिस ने अपना फैसला सुना दिया है। इंडियन सिनेमा अब सिर्फ एंटरटेनमेंट बिजनेस में नहीं है, ये एक्टिवली जियोपॉलिटिकल कॉन्सेप्ट मैन्युफैक्चर कर रहा है। ये इंडिया का अल्टीमेट सॉफ्ट पावर वेपन है, जो ग्लोबल स्टेज पर एक मस्कुलर सेंट्रलाइज्ड न्यू इंडिया के अराइवल को अनएपोलॉजेटिकली ब्रॉडकास्ट कर रहा है। लेकिन दोस्तों, इस कल्चरल विक्ट्री की असली कीमत क्या है? जब किसी सोसाइटी का हाईएस्ट ग्रॉसिंग एंटरटेनमेंट उसकी गवर्नमेंट की नेशनल सिक्योरिटी डॉक्ट्रिन से कम्प्लीटली इनडिस्टिंग्विशेबल हो जाए, तो क्या हम सच में सिर्फ सिनेमा देख रहे हैं, या हमने विलफुलिंगली एक परफेक्टली एग्जीक्यूटेड 1000 करोड़ साइकोलॉजिकल ऑपरेशन का टिकट खरीद लिया है? वापस चलते हैं उस डार्क सिनेमा हॉल में, मुंबई में, जहां थाउजेंड्स ऑफ पीपल खड़े होकर 2016 डीमोनेटाइजेशन पॉलिसी को अपलॉड कर रहे थे, जबकि बॉर्डर के उस पार पाकिस्तान में मिलियंस ने उस मूवी को इलीगली डाउनलोड किया जिसे उनकी अपनी गवर्नमेंट ने बैन कर दिया था। वो चीयरिंग इंडियन क्राउड सिर्फ एक मूवी को अपलोड नहीं कर रही थी, वो एक न्यूली इंजीनियर्ड मेमोरी को अपलोड कर रही थी, जहां इकोनॉमिक फेलियर को एक नेशनल सिक्योरिटी मास्टर स्ट्रोक की तरह रीराइट किया गया था। और कराची के व्यूअर्स सिर्फ एंटरटेनमेंट सीख नहीं कर रहे थे, वो डेस्परेटली अपनी खुद की फ्रैक्चर्ड रियलिटीज़ का एक रिफ्लेक्शन सर्च कर रहे थे, जैसे लियारी गैंग वॉर्स, जो उनकी अपनी स्टेट उन्हें दिखाने से रिफ्यूज़ करती है। ये हमें पावर का एक टेरिफाइंग यूनिवर्सल ट्रूथ पर लाता है। 21वीं सेंचुरी में सबसे इफेक्टिव वॉर्स अब बॉर्डर्स पर आर्टिलरी के साथ नहीं लड़ी जाती, वो हमारे माइंड के अंदर लड़ी जाती है। जब स्टेट प्रोपेगेंडा एक 1000 करोड़ ब्लॉकबस्टर का शेप ले लेता है, तो ये हमारे लॉजिक को एंटायरली बाईपास कर देता है। ट्रांसलूसेंस ऑफ फिक्शन एंड फैक्ट्स क्रिएट करके सिस्टम हमारे डीपेस्ट मोस्ट जेन्युइन ट्रॉमास को वेपनाइज करता है, ताकि हमारा कॉन्सेप्ट मैन्युफैक्चर किया जा सके। हम पॉलिटिक्स को एनालाइज करना छोड़ देते हैं और सिंपली इमोशन के आगे सरेंडर कर देते हैं। आर्ट को कभी पावर को क्वेश्चन करने के लिए डिज़ाइन किया गया था, लेकिन जब कोई सिविलाइजेशन अपनी हिस्ट्री को बॉक्स ऑफिस पर आउटसोर्स करना सीख लेती है, तो वो सिर्फ अपना पास्ट ही लूज़ नहीं करती, वो विलिंगली अपना फ्यूचर सरेंडर कर देती है।